बुआ जी को बुला लो। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में 1984 के दंगों की गूंज फिर सुनाई दे रही है। बीजेपी ने फिर इन दंगों को याद कर कमलनाथ को निशाने पर लिया। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने तो सिख समाज से अपील कर दी कि वो कांग्रेस से टिकट ना मांगे। जाहिर है कि बीजेपी अक्सर इन दंगों के बहाने कमलनाथ को घेरती रही है। इधर कमलनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बीजेपी सिर्फ गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले बार बार दंगों का जिक्र कर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? क्या कमलनाथ की छवि को टारगेट करना बीजेपी का प्लान है? सवाल तो ये भी है कि इस बार सिख समाज किसका साथ देगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिर 1984 का जिक्र, कांग्रेस से टिकट ना मांगे सिख। बीजेपी बोली सिख दंगों में कांग्रेस का हाथ। चुनाव से पहले फिर निशाने पर नाथ। चुनाव से पहले बीजेपी बार बार 1984 के दंगों का जिक्र कर कमलनाथ की घेराबंदी करने में जुटी है। लिहाजा शिवराज कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 84 में हुए दंगों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने सिख समुदाय से कांग्रेस से टिकट न मांगने की अपील भी की। जाहिर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ पर 84 के दंगों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इंदौर में तो गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने पर कमलनाथ का विरोध तक हुआ था। इस कार्यक्रम में कमलनाथ को बुलाने पर कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने मंच से ये तक कह दिया था कि अब वो कभी इंदौर नहीं आएंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब सिखों की इस नाराजगी को दंगों के बहाने अपने पक्ष में भुनाने में जुट गई है। 84 में जो कांड हुआ था वो दिल दहलाने वाला था। जब एक सिखों पूरे कौम पर जब जो दिखा है, जो पग पहने हुए, जो दाढ़ी और मूंछों में दिखा, जो पगड़ी जिसके सिर पर थी, उनको टायर डाल के जिंदा जला दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनको कत्लेआम करा गया, माता बहनों की इज्जत लूटी गई। और ऐसे दोषी व्यक्ति आज भी कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में करते हैं। और आज वो एक कौम पर जो उन्होंने हमला करा था, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति जो बनी हुई है, आज पूरे देश में सफाई हो गई है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का यही हाल होना है। सिखों को लेकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी अब 1984 के सहारे कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। हालांकि कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के आरोप निराधार है। बीजेपी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में भी। अगर इन दंगों में उनका हाथ है तो बीजेपी ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी गुमराह करने का काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ बचा नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। क्या उसके कौन से अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। भाजपा की सरकार ने ये आयोग बनाया था और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ है। ऐसे में बीजेपी 84 के दंगों के बहाने कमलनाथ को घेरना चाहती है। इसके लिए बीजेपी लगातार इन दंगों की याद दिलाती रहती है ताकि सिख समाज कांग्रेस के हाथ से छिटक जाए और फायदा भाजपा को मिले। वहीं इधर कांग्रेस सिख समाज में कमलनाथ की छवि को बेहतर करने में जुटी है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका अनादि टीवी में। और ये मुद्दा हम देखते हैं हर बार चुनाव के वक्त ही या कोई ऐसा ओकेजन जिसको लेके कांग्रेस की बड़ी तैयारी में मामला निकल कर आता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।
तो बार बार इस मुद्दे को उठाने के पीछे कारण क्या नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जो हमने कमलनाथ को भी सुना, और ना मध्य प्रदेश में सिख इतने निर्णायक हैं कि वो किसी के साथ जाके उसकी कुछ बना सकते हैं या उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। देखिए मनोज जी, आप एक चीज मान के चलिए कि चुनाव करीब आए हैं तो उन मुद्दों को भी हवा दी जाएगी जिनका कोई इन चुनावों से लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। बात जहां तक आपने कही कि सिख समाज के इतने वोटर नहीं है जिससे प्रभावित हो, चुनाव नतीजे प्रभावित हो, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। लेकिन मनोज जी, सिख दंगे का जो मामला है वो भावनात्मक तौर पर है। बिल्कुल, उससे जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिख समाज का वोट प्रभावित हो। अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं और अगर वो प्रमाणित होते हैं तो फिर राजनीति की दिशा बदलती है। जहां तक कमलनाथ की बात है, बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती आ रही है। बात भी सही है कि अगर आपकी सरकार इतने सालों से केंद्र में है, राज्य में है, और कमलनाथ उनमें इन्वॉल्व थे, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आयोग का भी उन्होंने जिक्र किया कि आयोग भी गठित हुआ, उसमें भी वो निर्दोष साबित हुए। कुल मिलाकर के मुझे यह लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उन मुद्दों को भी हवा दी जा रही है जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। इसका एक और बड़ा कारण है कि कांग्रेस के दो चेहरे हैं इस समय बड़े, एक दिग्विजय सिंह और दूसरा कमलनाथ। तो दिग्विजय सिंह को आपने बंटाढार कह के उनके शासनकाल को याद दिला के उनको बैकड्रॉप में ले गए हैं, आप पीछे ले गए हैं। अब फ्रंट पे बचा कौन है? कमलनाथ। तो कमलनाथ की छवि को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश होगी और यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लोगों को प्रभावित करने की होगी। अभी तो ऐसे मसले आएंगे सामने जो कोर्ट में गए, कोर्ट से उनके फैसले हो गए, वो भी मसले सामने आएंगे क्योंकि आपके पास जनता के मुद्दे कम हैं। आप उन मुद्दों को हवा देके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मतदाता भावनात्मक तौर पर दल के साथ आ जाए। इसी कोशिश का हिस्सा है मुझे लगता है सिख दंगों के आरोप। जी। तो ब्रजेश जी, ऐसा कुछ मामला नहीं होगा जैसे साध्वी प्रज्ञा का हुआ है कि उनके खिलाफ तो एफआईआर भी, आरोप भी है, लेकिन हर बार जो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हर बार चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान ये मामला उछाला जाता है। कभी कांग्रेसी उनको आतंकवादी बोल देते हैं, कभी और उपमाएं दे देते हैं, लेकिन कुल जमा खर्च उतना ही है जो संदीप जी भी कह रहे हैं कि आपको मुद्दे उठाना है इसलिए उठाए जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, राजनीति में मुद्दे सोच समझकर उठाए जाते हैं। मुद्दे नहीं है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, ये कहना मुझे लगता है कि गलत होगा क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और जिस तरह से बीजेपी की हम बात करें, वो यदि ये मुद्दा उठा रही है तो वो मुद्दे क्यों ना उठाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चेहरा है, एक सीएम चेहरा है, तो उस सीएम चेहरे के बारे में बताने का काम हर विपक्षी दल करता है। यदि मोदी के चेहरे पर बात करते हैं तो मोदी के चेहरे पर भी सवाल उठाए गए थे कांग्रेस द्वारा, अन्य पार्टियों द्वारा आज भी उठाए जाते हैं। यदि मनमोहन सिंह थे तो उन पर भी सवाल उठाते थे विपक्ष के नाते, बीजेपी के वो मौन रहते हैं। तो चेहरे पर एक तरह से दाग लगाने की कोशिश की जाती है, जनता के सामने वो हकीकत को पेश करने की कोशिश की जाती है, या अब जनता उसको हकीकत मानती है या गलत मानती है। आरोपों से कई बार छवि प्रभावित होती है, छवि जब प्रभावित होती है तो मतदाता भी प्रभावित होता है, उसके साथ साथ वो अपना मन बनाता है कि यदि आज कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है तो निश्चित तौर पर सिख समुदाय भले ही मध्य प्रदेश में नहीं हो, उसकी आबादी यहाँ पे 0.24% है, लेकिन प्रतिनिधि बहुत रहे, हम देखा सरताज सिंह हो, तेजिंदर सिंह हो, देखिए मनोज, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिख समाज को मध्य प्रदेश में एक तरह से हिंदुओं का समर्थन रहता है, वो हिंदू मानते हैं उनको भी। समाज का आप देखिए कार्यक्रम, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं मतदाता, सिर्फ सिख समाज के प्रभावित होने से नहीं, जो संदीप जी भी कह रहे हैं, और मतदाता होते हैं जो दंगों के, जिस तरह की दंगों की देखा उन्होंने, चाहे भोपाल में देखा हो, चाहे अन्य जगह देखा हो, जबलपुर में देखा, तो वो प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं यदि उनके मन में ये विचार डालने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति ऐसा सीएम बनेगा जिस पर दंगों के दाव हैं, तो वो आप निश्चित तौर पर उसके साथ साथ अन्य मतदाता भी प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है वही प्रभावित करने की एक कोशिश बीजेपी की द्वारा की जा रही है। पिछली बार हमने देखा है कि एक टारगेट उन्होंने किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि बीजेपी भी मान रही थी और लोगों को में भी एक इस तरह की उम्मीद थी या उनको लग रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सीएम बनेंगे यदि कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं और ऐसा चेहरा है, और वो लगातार मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। तो पिछली बार जो कांग्रेस पर हमला किया जा रहा था वो सिंधिया को टारगेट कर रही थी बीजेपी। इस बार साफ तौर पर तय है कि सीएम चेहरा कौन है, भले ही पार्टी में अंदर से आवाजें उठ रही हों, लेकिन कमलनाथ ही चेहरा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चेहरे पर तो वो दाग लगा ही चुके हैं।
मिस्टर बंटाधार की जो छवि उन्होंने बनाई थी उसका निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिला और कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस के नेता ही अभी तक कोई काट नहीं निकाल पाई। कांग्रेस के नेता ही मानने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह की वजह से सरकार से हम चले गए, दिग्विजय सिंह चेहरा सामने रखेंगे तो हम हार जाएंगे। यदि ये एक रणनीति का हिस्सा है ना, जो मिस्टर बंटाधार की जो छवि गढ़ दी उन्होंने, जिससे आज तक उभर नहीं पा रही कांग्रेस, तो यदि एक रणनीति के तहत बीजेपी चलती है और वो ये साबित करने में या ये लोगों के मन में जहन में डालने में सफल हो जाती है कि 84 के दाग हैं, अब उन पर दाग हैं, आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, कहीं एफआईआर नहीं है, लाख सफाई तो देना पड़ रही ना कांग्रेस को। लेकिन एक तबका ऐसा है जो मानता है कि यदि सत्ता में कोई होता है तो उस पर आरोप लग जाते हैं, लेकिन प्रमाण इसलिए नहीं जुटाए जाते हैं या उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि वो पावरफुल व्यक्ति है। ये एक बड़ी जनमानस में एक वो रहती है कि धारणा बनी हुई, तो उस धारणा को आप बदल नहीं सकते हो। तो आप लाख जतन करो, कांग्रेस लाख बार कहे कि क्लीन चिट मिली है, आयोग बना है, इतने सालों में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक तबका मानता है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, उन्हें बचा लिया जाता है, उनके खिलाफ प्रमाण नहीं जुटाए जाते हैं। यही वजह है कि उसको सफाई देना पड़ रही है। और यदि ये हम देख रहे हैं कि कोई बीजेपी आरोप पहले नहीं लगा रहे, हम देख रहे हैं सिख समुदाय से भी इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। कीर्तनकार आए थे इंदौर में, वो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन आरोप लगाकर चले गए और उन्होंने कहा कि इस मंच पर कमलनाथ नहीं होना चाहिए। उसका देखिए कितना बवाल मचा कि कमलनाथ के खास माने वाले जाने वाले एक व्यक्ति को बीजेपी में आना पड़ा, नरेंद्र सलूजा को, पार्टी से उनकी रवानगी हो गई कि विवाद बढ़ने का। तो ये विवाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि सिख समुदाय से ये मामला उठेगा तो विवाद बढ़ेगा, लोगों के जहन में ये सवाल उठेगा, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और जो मुद्दे हैं उसको जो कटघरे में खड़ा कर सकती है कांग्रेस, उन मुद्दों पर, उन मुद्दों से भी ध्यान भटकेगा। तो एक रणनीति रहती है राजनीतिक दल की, जो सत्ता पक्ष एक एंटी इनकम्बेंसी को दूसरे मुद्दों से किस तरह से प्रभावित ना हो, या जो असल मुद्दे हैं जिनसे उसको नुकसान हो सकता है उनको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे आते हैं। हम देखते हैं कई बयान आ जाते हैं राजनीति में, चुनाव के दौरान में, वो सारे मुद्दों को एक साइड कर देते हैं और बयान से इस तरह से फायदा पहुंच जाता है, नैरेटिव बना के पूरा माहौल बदल जाता है। तो ये भी एक नैरेटिव जैसा ही बनाने की कोशिश की जाती है कि एक उछाल दिया आपने मुद्दा, चर्चा होने लगी। आप देखिए जब मंत्री बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, सिख समुदाय में भी चर्चा होगी, दूसरे समाज में भी चर्चा होगी, तो उसका कहीं ना कहीं तो असर होता ही है। तो मुझे लगता है यही एक वजह है कि जिस कारण से इस मुद्दे को आगे लाया गया है। और ये मुद्दा, इस मुद्दे के अलावा भी नहीं, जो संदीप जी कह रहे थे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे मनोज जी। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि यदि किसी को राजनीति में उतरना है, कोई चुनाव लड़ना है, तो उसकी कुंडली राजनीतिक दल में जो विरोधी होते हैं ना, वो खोज लाते हैं, उसके पैदा होने से लेकर उसके अब तक के पूरे कैरियर के। तो अभी तो हो सकता है एक ही दाग आया हो सामने, जब चेहरा बन गए हैं कमलनाथ, तो ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी घटनाएं सामने आने लगेंगे। तो संदीप जी एक और चीज़ है, अगर जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से हमलावर है करप्शन को लेके, भाई भतीजावाद को लेके, और जो आपने भी कहा कि भावनात्मक मुद्दे, तो कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी खुद करप्शन के आरोप में हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं। कमलनाथ के जो कई मंत्रिमंडल सहयोगी, उन पर कई सारे आरोप थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कमलनाथ के कार्यकाल में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। तो ये भी ऐसे तमाम सारे मुद्दे हो सकते थे घेरने के लिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमले चौतरफा किए जाते हैं मनोज जी। सिख समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा आपने सिख के जरिए करा दिया। राजनीतिक मुद्दे सरकार से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े शिवराज जी कर रहे हैं, संगठन से जुड़े मुद्दे वीडी शर्मा कर रहे हैं, और तमाम मुद्दे तमाम नेता कर रहे हैं। तो व्यक्ति एक है और उस पर चौतरफा हमला करने की आपकी रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान गेम में बीजेपी चल रही है। मैं ये मानता हूं कि कमलनाथ ने कई बार कहा है कि अगर वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था तो भाई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सरकार आपकी है, उस दौर के आप फुटेज निकाल लीजिए, कौन सा दलाल वहां आया, कौन सा ऐसा अपराधी, कौन लोग आए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है मनोज जी कि ये राजनीति है। राजनीति में हमलों का महत्व होता है। चाहे आज कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा निकले, वो बीजेपी पे हमला करेंगे, आज चाहे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसमें हमले हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उन मुद्दों को जो गड़े हुए, जिनको अपन कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, जैसा अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, महंगाई की कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि महंगाई पर चर्चा ना हो, सत्ता पक्ष चाहता है बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। तो सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दों को सामने लाएगा जिसके चलते कांग्रेस को रक्षात्मक होना पड़े और उनका जवाब देना पड़ जाए। जब हमले तेज होंगे तो उसी अंदाज में आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जो मूल चीजें हैं आपके पास, या जिनके जरिए आप सत्ता पक्ष पर हमला करना चाहते हैं, उनसे आप भटक जाएंगे।
मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक नई स्ट्रेटेजी पे काम शुरू किया है कि सीधे तौर पर कमलनाथ को घेरो, कमलनाथ की सरकार के कार्यकाल को घेरो, कमलनाथ से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे वो आपने पूरी वाली बात कही, और भी चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई कि वो एक डायरी मिली थी, कई मामले ऐसे हैं, कई सारे अधिकारी उसमें घिरे थे जी, उसको फिर हवा दी जाएगी। ई टेंडरिंग वाला मामला भी आया था, तो ये दोनों सरकारों के काल का था ई टेंडर वाला मामला, लेकिन आरोप किस पे लगा? आरोप लग गया सीधा कमलनाथ पर। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के मनोज जी कि आने वाले समय में ऐसे मुद्दों को ज्यादा, ब्रजेश जी ठीक कह रहे थे कि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो किसको घेरने वाले हैं? सरकार को। तो सरकार की तरफ से इतने तेज हमले किए जाएंगे कमलनाथ पर कि वो खुद बचाव में आ जाएंगे, और जब वो अपना बचाव करेंगे तो जो हमले होंगे उनका जवाब देंगे आप, ना कि आप बीजेपी पर हमला करने की स्थिति में होंगे। मुझे लगता है इस रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। तो वैसे ब्रजेश जी कहा यह भी जाता है कि आक्रमण ही बचाव की सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो शायद बीजेपी वही आजमा रही। निश्चित तौर पर यदि हम क्रिकेट की भाषा में कहें मनोज जी, तो आप लाइन और लेंथ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं कि यदि आप इतनी तेज बॉलिंग कर रहे हैं कि विकेटमैन है, जो बैट्समैन है, वो आप देखिए उन दोनों की लाइन लेंथ बिगड़ जाएगा कि उसको भी बॉल नहीं दिखेगी कहाँ से आ रही, बैट्समैन को भी नहीं दिखेगी। तो ये एक तरह से मुझे लगता है रणनीति का हिस्सा जो संदीप जी कह रहे हैं, और रणनीति इसी तरह से होती है कि आपको घेरने वाले मुद्दे, यदि आप देखिए कि देश में कोई एक मुद्दा चल रहा हो मनोज जी, उससे बड़ा कोई मुद्दा सामने आ जाता है तो वो मुद्दा पीछे रह जाता है, चाहे वो राजनीति के मुद्दे हों चाहे सामाजिक मुद्दे हों, वो एक तरह से धकेल दिया जाता है या वो विलुप्त हो जाता है। तो यदि जो लाइन और लेंथ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, उन तमाम मुद्दों को उठा रही है, तो उसकी लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए जब हमले होंगे व्यक्ति पर तो वो विचलित होता है या फिर उसको जवाब देने की स्थिति में आ जाता है, वो बचाव की स्थिति में आ जाता है। तो जब बचाव देंगे तो असल मुद्दे रह जाएंगे साइड में, और आपको अपनी छवि बचाने के लिए उन मुद्दों पर आपको सफाई देना पड़ेगी। आप लाख सफाई दो, वैसे भी कहा जाता है एक झूठ को 100 बार बोलोगे ना, बार बार बोलोगे, यदि आप में संगठन, आपका कौशल है, आप में संगठन क्षमता है, आपके पास उतने लोग हैं, तो 10 जगह लोग बोलेंगे तो आप वहां तक सफाई नहीं पहुंच दे पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में उतनी क्षमता है या उसका संगठन इतना मजबूत है कि यदि किसी एक नेता की वो छवि बिगाड़ने की कोशिश यदि बीजेपी कर लेगी तो वो उसको सुधार पाएंगे या संभाल पाएंगे। हम मिस्टर बंटा ढार जो हमने कहा आज तक उससे उबर नहीं पाई है। राष्ट्रीय नेता पप्पू की छवि से बामुश्किल यदि आप देखो आज भी नहीं उबर पाई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो जब आपके पास संगठन हो, आपके नेता जो ऊपर शीर्ष नेता हैं वो एक बात बोल रहे हो, कार्यकर्ता भी वही बात दोहरा रहा हो, तब आपके सामने मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बीजेपी मजबूत हो जाएगी और वो बाकी के मुद्दों पर जो कांग्रेस को होना चाहिए उनसे वो भटक जाएंगे और इस मुद्दे पर सफाई देंगे। एक ही मुद्दा नहीं है, फिर चीन से दोस्ती के मुद्दा भी बीच में उछला था। वो तमाम मुद्दे जो बीच बीच में उछले थे वो इकट्ठे एक के बाद, जो संदीप जी कह रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे ऐसे आएंगे कि आप सिर्फ उन्हीं का जवाब देते रहेंगे, असल मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर पाएंगे। और वही एक रणनीति का हिस्सा है जिससे जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे बचा जा सके और कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जा सके। निश्चित तौर पर चूंकि अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो कहा जाता अक्सर कि फिल्मों में शीला की जवानी और राजनीति में शीला का बुढ़ापा काम आता है। तो कुछ मामले ऐसे ही होते हैं राजनीति में जो चुनाव के वक्त के लिए संभाल कर रखे जाते हैं और चुनाव के बाद उनको वापस अगले चुनाव तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनाव से जब शुरू होते हैं तो उसकी फिर गूंज भी लंबी सुनाई देती है और उसका असर भी दूरगामी होता है। तो क्या इस 84 के दंगों का जिक्र भी उसी राह बढ़ता दिखेगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।